गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो टॉपिक था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो आपकी यूनिट है उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को दो टाइप से दो पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ा था, जिसमें माइक्रोब्स का यूज करना था बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, जो कि हम कल लास्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, माइक्रोब्स यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें हमने पढ़ा था माइक्रोब्स में कौन कौन से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, दूसरा हमने पढ़ा था फंगस यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, और तीसरा हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। और ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो दूसरा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। और वो है जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का यूज करके और हमें जो पेस्टिसाइड है यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करते हैं कौन, आपके जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो। तो इसमें जो हेडिंग क्या होगी, इस टॉपिक की हेडिंग है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह माइक्रोब कैसे यूज होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं। अब आप सभी जानते हैं जो माइक्रोब्स हैं, क्या जानते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स का यूज करके हमें बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करना है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है? बायो कंट्रोल एजेंट का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, डिसीज रेजिस्टेंट जो क्रॉप है उसका फॉर्मेशन करना। बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है by using microbes, by using microbes, crop will be formed, will be formed as, crop will be formed as pest resistant, pest, insect and disease resistant, disease resist, ठीक है, डिसीज रेजिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके और हमें क्या करना है, जो क्रॉप है उसे पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और डिसीज रेजिस्टेंट बनाना है। मींस ऐसी क्रॉप का फॉर्मेशन करना है जिसमें ना तो डिसीज हो, ना जिसमें कोई कीड़ा इंसेक्ट लगे, और ना ही उसमें कोई पेस्ट लगे। बात समझ गए इतनी? अब बात करते हैं कि आखिर हम बायो कंट्रोल माइक्रोब्स का यूज क्यों करें, हम तो केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो पहले जब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती थी उससे पहले हम लोग क्या करते थे, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड है उन्हें यूज करते थे एज अ कंट्रोलिंग एजेंट। ठीक है, तो इससे पहले माइक्रोब से पहले हम लोग क्या यूज करते थे, यूज करते थे हम लोग क्या, केमिकल, केमिकल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड pesticide, pesticides are used instead of instead of microbes, microbes, समझ गए? माइक्रोब्स की जगह पर पहले क्या यूज किया जाता था, केमिकल फॉर्म में जो इंसेक्टिसाइड है, केमिकल फॉर्म में जो पेस्टिसाइड है उन्हें हम यूज करते थे। तो भाई अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी यूज कर लो इन्हीं केमिकल्स को, फालतू में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया टॉपिक पढ़ा दिए, बता दिया हमें पढ़ने के लिए। तो इस समय हम केमिकल पर जो अपनी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कि हमें केमिकल पे कम डिपेंड होना पड़े। भाई आखिर क्यों कम डिपेंड होना पड़े? तो जो केमिकल्स हैं ये हमारे ऊपर या हमारी जो क्रॉप प्लांट है या हमारा इन्वायरमेंट है या अदर एनिमल्स है, इन पर क्या एडवर्स इफेक्ट डालता है? भाई केमिकल कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट तो डाल ही रहा होगा, तभी तो हमने क्या किया, जो केमिकल्स अभी तक हम खेती में यूज करते थे उनकी जगह पर हम माइक्रोब्स को यूज करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड भी है कि माइक्रोब्स को इरेडिकेट करने के लिए केमिकल से ज्यादा हम जो माइक्रोब्स है उन पर डिपेंड क्यों रहते हैं।
ठीक है, पैथोजेंस को इरेडिकेट करने के लिए केमिकल से ज्यादा जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनका यूज क्यों किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा केमिकल साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट क्या है। तो भाई एक बात और मैंने आपको बताई थी, आपकी सीट रखी हुई है, अगर आपको सॉल्व करना हो है ना तो ले जाइएगा। हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने सॉल्व करना था वो तो मेरे यहाँ से ले जा चुके हैं, लेकिन हाँ जो भी 2-4 लोग बचे हुए हैं अगर उन्हें सॉल्व करना है, अगर उनका मन है पढ़ने का तो वो ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और स्पेशली मुझे एक मैसेज करके जरूर आना कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा चाय नाश्ता का बंदोबस्त कर ले तो हम आपके लिए थोड़ा सा है ना बंदोबस्त कर लेंगे। तो कृपया करके एक मैसेज या फोन कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे बता जरूर देना आने से पहले, है ना। चलो, तो साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है। पहला साइड इफेक्ट है केमिकल्स कॉज environmental pollution। ठीक है, समझिएगा जो केमिकल्स है, अगर हमने केमिकल्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज किए हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो जरा एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, जो केमिकल्स है, जैसे आपको पता है कल भी नाइट्रोजन वाली बात हुई थी कि हमारे पेड़ों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन वाले जो क्या है फर्टिलाइजर्स है, उन नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो जैसे आपका यूरिया हुआ, यूरिया आप जानते हैं ना, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, में N क्या है, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन वाले हम फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो ये क्या कोई इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कौन सा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्या हो जाता है, हमारे ऊपर कोई असर वसर पड़ता है कि बस कह दिया कि हाँ भाई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो करते होंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखती है, कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। आई थिंक आपने सुना है या नहीं सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसको होता है, फीटल स्टेज में ही जो बेबी है उसको ये सिंड्रोम हो जाता है। कब होता है, जबकि प्रेग्नेंट लेडी नाइट्रोजन वाले पानी को इंटेक करती रहे लंबे टाइम तक। समझ रहे हैं ना, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो नाइट्रोजन वाले वाटर को लगातार इंटेक कर रही है तो उसके जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, जो बेबी है ना वो खुद ब्लू कलर का हो जाता है। समझ रहे हैं ना, बेबी जब बॉर्न होता है ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो जाती है, वो बिल्कुल नीले रंग का पड़ जाता है और अल्टीमेटली भाई उसकी कुछ टाइम बाद डेथ हो ही जानी है। तो ये कब होता है, जब नाइट्रोजन वाला पानी प्रेग्नेंट लेडी इनटेक कर ले। अब भाई वो पानी पीने से पहले उसमें यूरिया तो मिलाएगी नहीं, होता क्या था पहले के टाइम पर, पास में आपने देखा होगा जैसे कि कोई ये क्रॉप फील्ड है और यहाँ क्रॉप फील्ड के पास क्या होता था, एक कुआं, ठीक है, कुआं या बावरी वगैरह क्या कहते हैं उसे, ठीक है, इस टाइप का मान लीजिए कोई वेल है, यहाँ पर कुआं है और ये क्या है आपकी क्रॉप फील्ड है। इसमें इसमें हमने यूरिया डाला, ठीक है, NH2CONH2, ये है आपका यूरिया। यूरिया हमने यहाँ इसमें डाल दिया और ये जो वाटर है स्पिल होके किसमें चला गया, आपके कुएं में चला गया। तो इस कुएं का यूज किया जा रहा है किसमें, पूरे जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग हैं वो इसका यूज करते हैं। और उन लोगों में एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, कौन है, एक प्रेग्नेंट लेडी भी है और वो लगातार इस कुएं के पानी को ड्रिंक कर रही है। तो उसके बेबी को कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो भाई खतरनाक कहानी है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम इन केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, ठीक है, तो यूरिया तो एक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, तो फर्टिलाइजर वगैरह को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है और इनफैक्ट डिफरेंट टाइप की डिसीज का कॉज कर देता है इंसानों में। समझ गए हैं,
दूसरा है आपका इसका साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट क्या है? इट मे बी किल नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए केमिकल वाला जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज किया। जैसे मान लीजिए आपके खेत में एफिड्स हो गए। एफिड समझते हैं? वो जो क्या होता है, भुनगे टाइप के उड़ते रहते हैं। जब फरवरी के टाइम पर वो होता है ना, सरसों में फूल आते हैं तो मच्छर मच्छर से उड़ते रहते हैं, चैपे बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, एफिड्स और जैसिड्स। तो मान लीजिए आपके क्रॉप फील्ड में एफिड्स और जैसिड्स ने हमला कर दिया है, आपने उन्हें किल करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया। अब जब आपने वो इंसेक्टिसाइड यूज किया तो एफिड जैसिड्स तो गए गए, साथ के साथ जो नॉन टारगेट है आपने उन पे टारगेट ही नहीं किया था, आप उन्हें मारना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आपकी फसल के लिए बहुत यूजफुल थे। जैसे कि आपकी हनी बी हो सकती है, कुछ आपके वास्प हो सकते हैं। वास्प समझते हैं ना, भौरे टाइप के जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं। और जो हनी बी है और जो वास्प है, ये हेल्प करते हैं किसमें? पॉलिनेशन में। और जितना ज्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा सीड का फॉर्मेशन होगा। नेचुरल सी बात है। हम मार रहे थे एफिड जैसे, लेकिन उनके चक्कर में नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म भी मर गए। और वो नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म थे, उसके मर जाने के कारण आपकी जो यील्डिंग है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो इट मे बी किल्ड नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म which creates problem in yielding। ठीक है, यील्डिंग, फसल की यील्डिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा और कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इट मे बी डिस्टर्ब ओवरऑल फूड चेन। इसके अलावा क्या डिस्टरबेंस होगा बेटा? इसके अलावा डिस्टरबेंस हो सकता है कि जो ओवरऑल फूड चेन है, जैसे मान लीजिए आपने किसको मारने के लिए स्प्रे किया था? आपने स्प्रे किया था टिड्डे टिड्डे मतलब ना, ग्रास ओपर को मारने के लिए। ठीक है, और सारे के सारे ग्रास ओपर आपने क्या किए? मार डाले। तो उस खेत में जो ग्रास ओपर को अपना खाना बना रहे होंगे, जैसे कि मेढक। अब मेढक क्या खाएंगे? क्योंकि ग्रास ओपर तो खत्म हो गए। अब मेढक को जो अपना खाना बना रहे होंगे कौन? स्नेक। वो क्या खाएंगे? स्नेक को जो अपना खाना बना रहे होंगे कौन? पीकॉक। वो क्या खाएंगे? तो आपने तो केवल एक को मारने का पाप किया, समझ रहे हो ना? पाप ही है, क्योंकि पूरी की पूरी फूड चेन आपने डिस्टर्ब कर मारी। आपने केवल जो ग्रास ऊपर हैं उनको पूरी तरीके से, मैं फिर से वर्ड यूज कर रही हूँ, पूरी तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेशन। ठीक है, वो आपने पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया, जिसके कारण जो कंप्लीट फूड चेन है, जो भी उसके ऑर्गेनिज्म पर, जो उस ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड था, वो आगे तक पूरी की पूरी क्या हो गई? आपकी डिस्टर्ब होती चली गई। तो इस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये इट मे बी डिस्टर्ब ओवरऑल फूड चेन and cause disturbance in इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस कॉज कर देगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए आपके साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड। अब इनसे बचने के लिए हमने क्या यूज किए? बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। चलिए, अब जो कौन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कि हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं, वो यूजफुल क्यों? भाई गिर क्यों रहा है बार बार? ठीक है, वो यूजफुल क्यों है? तो एक क्वेश्चन टाइप में लिखते हैं हम, वाई बायो कंट्रोल इज यूजफुल। बायो कंट्रोल यूजफुल क्यों है इंस्टेड ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड, है ना? तो ये यूजफुल क्यों है? तो पहली बात और मेन इंपॉर्टेंट बात,
ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज करते हैं। इसमें किया क्या जाता है, कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं किया जाता है किसका, किसी भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मान लीजिए जो ग्रास होपर है आपकी फसल पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सारे के सारे ग्रास होपर को मार दो। क्या होगा, उनको कंट्रोल किया जाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है इंस्टीड ऑफ देयर कंप्लीट इरेडिकेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ गए ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं किसकी जगह पर, उन्हें कंप्लीट मार देने से। जब पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो उस पर डिपेंड होने वाले, फूड के लिए डिपेंड होने वाले जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि एक फूड चेन पूरी तरीके से मेंटेन हो जाएगी। जब फूड चेन पूरी तरीके से मेंटेन हुई तो क्या होगा, इकोसिस्टम हमेशा बैलेंस बना रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, in organic farming only used to control pest or insect population instead of their complete eradication। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बायो कंट्रोल में हम कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करते हैं किसी भी पेस्ट का, मीन्स वो बना रहेगा जिससे कि क्या रहेगा, फूड चेन एंड ecosystem will be balanced। जो इकोसिस्टम है, फूड चेन है, वो भी कैसे बने रहेंगे, बैलेंस्ड बने रहेंगे। बात इतनी समझ में आ गई। और इससे नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम एफिड्स और जैसिड्स को मारने के लिए ही कुछ ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं तो केवल एफिड्स और जैसिड्स ही मरेंगे, उससे वास्प या हनी बी पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर विल बी no effect on non-target organism। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं इतनी? तो ये सारी चीजें क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट के यूज करने के कारण है, इसलिए हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। और दूसरी बात, ये सारी ऑर्गेनिक चीजें होने के कारण कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। नो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएटेड, कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। और ना ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पर, किसी भी प्लांट और एनिमल पर। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, किसी भी एनिमल और प्लांट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो इनका यूज करके किसी प्लांट को डिसीज होती है और ना ही एनिमल को डिसीज होती है, ना एयर पॉल्यूशन, ना वाटर पॉल्यूशन, ना सॉइल पॉल्यूशन, किसी भी टाइप का कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता अगर आप बायो कंट्रोल एजेंट को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इसे भी आपको नोट करना है। कौन सा डायग्राम बेटा? हो गया? प्रीति क्या बोल रहे हो बेटा? हो गया, चलिए ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट है, अब आप ऑर्गेनिक फार्मर बन गए। ठीक है, अब आप क्या बन गए, एक ऑर्गेनिक फार्मर बन गए। तो ऑर्गेनिक फार्मर आप बन सकते हैं, बस उठे भाई हमने पढ़ लिया कि केमिकल्स का यूज करके पॉल्यूशन होता है, बहुत साइड इफेक्ट पड़ते हैं पॉल्यूशन के, सॉरी केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर के, तो अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा क्या, आप या मैं
हम लोग तो सिर्फ बेटा थ्योरी वाले लोग हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली जब करना पड़े, खेत में खड़ा कर दिया जाए ना, तो इस समय की धूप में वहां पे चक्कर खा के बेहोश हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये प्रैक्टिकली अच्छा लगता है। वास्तव में जो फार्मर्स हैं, दिल से फार्मर्स हैं उन्हें, ठीक है ना। तो हम दिल से फार्मर्स हैं और ना ही हम दिमाग से फार्मर हैं, और हमारी बॉडी तो बिल्कुल फार्मर जैसी होगी ही नहीं, है ना। एक तो इतना बड़ा मुंह मुंह बांध लेंगे, अबे काले हो जाएंगे धूप में, है ना। तो बात समझ रहे हैं? तो अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे मुंह उठा के थोड़ा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगेंगे। बात समझ में आई ना? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर अप्रोचेस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन कौन सी अप्रोच होनी चाहिए। पहली बात है फैमिलियर विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड देयर पेस्ट, इंसेक्ट एंड डिसीजेस। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी फसल हो रही है। पता चला जो फसल होनी थी गर्मियों में, हम सर्दियों में बो के बैठे हुए, अब सोच रहे ये उगेगा, अब इसमें फल लगेगा। तो बेटा ऐसा तो तुम साल भर बैठे रहोगे, वो उगेगा वही अपने टाइम पर जाके। तो आपको पूरी तरीके से फैमिलियर होना चाहिए किससे? क्रॉप के पैटर्न से, कि कौन सी क्रॉप को कब पानी देना चाहिए, कब उसमें आपको फर्टिलाइजर देने हैं, कब उसको हार्वेस्ट करना है, कब आपको उसको शो करना है, मीन्स बोना है। तो इन सब के बारे में आपको पहले से फैमिलियर होना चाहिए, समझ रहे हैं? तभी आप ऑर्गेनिक फार्मर, एक अच्छे ऑर्गेनिक फार्मर बन सकते हैं। अब दूसरी बात समझिएगा यहाँ पर, और किसका पता होना चाहिए। हम यहाँ पर स्पेशली बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको जो भी प्लांट पर डिसीज या फिर आप कह सकते हैं इंसेक्ट है जो अटैक कर रहे हैं, उनकी फीडिंग हैबिटेट, उनकी लाइफ साइकिल, ठीक है, और उन्हें कौन से क्रॉप ज्यादा पसंद है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, समझ गए ना। तभी तो आप पहचान पाओगे कि उसकी लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए किसी जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल जुलाई में स्टार्ट होती है, जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में लाइफ साइकिल स्टार्ट होने का मतलब है जुलाई में वो अंडे देता है, ठीक। तो आपको पता है ये वाला जो इंसेक्ट है वो जुलाई में अंडे देता है, तो अब आप उसके बढ़ने का इंतजार छोड़ना करोगे, और वो अंडे कहाँ देता है? सॉइल में। तो आप सॉइल में ही क्या मिक्स कर देंगे? आप इंसेक्टिसाइड मिक्स कर देंगे, कि अंडे से लार्वी निकलते ही वो क्या हो जाए? फिनिश, खत्म हो जाए, निपटारा हो जाए उनका। समझ रहे हैं ना इतनी? तो आपको ये कब पता चलेगा? जबकि आपको उसका पूरा लाइफ साइकिल, उस इंसेक्ट का, उस पेस्ट का, उस डिसीज का पूरा लाइफ साइकिल आपको पता हो। दूसरी बात, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट की फीडिंग हैबिटेट पता होनी चाहिए। फीडिंग हैबिटेट का मतलब वो खाता क्या है। वो आपकी क्रॉप का रूट खाता है, आपकी क्रॉप का फ्रूट खाता है, आपकी क्रॉप का फ्रूट खाता है, या फिर उसका फ्लावर खा लेता है। तो जब आपको ये पता होगा तभी आप उसे क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे। पता चला वो खाता है क्या? वो खाता है फ्रूट को। इंसेक्ट फ्रूट पर हमला करता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जो भी आपका इंसेक्टिसाइड है उसकी जड़ों में डाल रहे हो, तो क्या फायदा होगा? जड़ों में तो वो रहता ही नहीं है, वो तो ऊपर पाया जाता है। तो इसका मतलब है आपको हैबिटेट पता होना चाहिए, वो ईटिंग हैबिटेट कैसी है, उसकी फीडिंग हैबिटेट क्या है, समझ गए। तीसरी बात, उसे पसंद क्या है, खाने में क्या पसंद है। इंसेक्ट खाने में क्या पसंद करता है, मीन जो फसल वो पसंद करता है उसी पर वो अटैक करेगा। तो आप प्रॉपर पहले से उस फसल के लिए इंतजाम करके रखें, समझ गए ना। तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए आपको, तभी आप एक अच्छे किसान बन सकते हैं, है ना। तो अब किसान किसे बनना है वो देख लीजिएगा। तो क्या होना चाहिए? फेमिलियर विथ पेस्ट और इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल कॉमा देयर, देयर की स्पेलिंग क्या लिखी? देयर फीडिंग हैबिटेट एंड देयर लाइकिंग्स,
ठीक है, लाइकिंग्स का मतलब उनकी पसंद को ध्यान में रखना है कि वो किसे पसंद कर रहे हैं, मीन्स क्या खाने में पसंद कर रहे हैं। किसे पसंद करने का मतलब वो कौन सी कीड़ी को पसंद कर रहे हैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ खाने में। ठीक है, फूड में क्या लेना पसंद करते हैं, वो खाने में क्या लेना पसंद करते हैं। ठीक है, मीन्स वो मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर वो नमकीन खाना पसंद करते हैं या फिर वो अलोना मीन्स जिसमें कुछ भी ना हो फीका खाना पसंद करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, ओहो बड़े खुशी में पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ा करो खुश होके। ठीक है, डन, चलो आ जाओ आगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर बनने जा रहे हैं तो। हो गया, पता चल गया। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से, कल मैंने इनके 4 के नाम बताए थे। ठीक है, फटाफट से 2 के नाम आप बता दीजिए। मैंने 4 बायो कंट्रोल एजेंट्स के नाम आपको बताए थे, उनमें से 2 के नाम आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। जाग जाओ फटाफट से, सो रहे हो बैठ के हैं, केवल एक बच्ची जाग रही है प्रीति, और तो सब सो रहे हैं। जल्दी से बताना भैया। जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे भाई जल्दी बताओ, गर्मी सर्मी सी तो लग रही है मुझे। ड्रैगन फ्लाई बैक्यूलो वायरस, वेरी गुड, कुसुमलता सही है। ड्रैगन फ्लाई है, बैक्यूलो वायरस है, ये आपकी क्या है एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल एजेंट के। चलो आ जाओ, और कोई बताने की कोशिश करेगा। उठ जाओ महान आत्माओं, मुंह धो के आ जाओ, फ्रिज में बैठ के पढ़ा करो। कितने अच्छे अच्छे आइडिया मैं तुम्हें देती हूँ, है ना। एक बार फ्रिज खोलो, फ्रिज का सामान बाहर निकालो, उसमें तुम मोबाइल लेके बैठ जाओ, अच्छी हवा आएगी, नींद नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से बैठ के पढ़ाई की जाती है। मुझसे पूछा करो आइडिया। या फिर जो गर्ल्स है ना वो एक काम कर सकती, बहुत परफेक्ट आइडिया है। वो चोटी होती ना उनकी, जैसे मैंने तो ये अभी इसमें गर्मी लग रही थी ना, जूड़ा बना रखा है, कल से इस पे सांप भी ले आऊंगी ना, तो थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा मेरा। तो अब देखो, जो गर्ल्स है वो जागने का तरीका, बॉयज को तो मैंने फ्रिज वाला बता दिया। आप लोग क्या किया करो, जो अपनी चोटी है ना, चोटी बना के किसी ऊपर पंखे वंखे में क्या कर दिया करो, बांध दिया करो, और बैठ के पढ़ा करो। जैसे ही तुम झुकोगी ना तो चोटी खिंचेगी, तुम अपने आप जाग जाओगी। समझ गए। तो पढ़ने का तरीका है भाई, अब तुम ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ोगे, सामने होते तुम्हारे हाथ पैर भी चल जाते, मेरी स्टिक भी चल जाती, तुम सामने नहीं हो तो तुम्हें आइडिया दे रही हूँ पढ़ने के। ठीक है, हाँ भाई, चलो आंसर भी आ गए, तुम्हारे आंसर का ही हम वेट कर रहे थे। ओहो, अरे भाई कौशिक, बता तो दिया मैंने तुझे आइडिया, फ्रिज का सामान बाहर निकाल, फ्रिज के अंदर बैठ, पढ़ाई कर मोबाइल लेके, बात खत्म, सिंपल। देखो 2 आइडिया, कल और आइडिया देंगे, कल तो छुट्टी है, परसों आइडिया मुझसे ले लेना पढ़ाई करने के। अब देखो, एग्जाम्पल फॉर बायो कंट्रोल एजेंट है, आ जाइए मैं आपके। हाँ बिल्कुल, आइएगा। अरे यार, हाँ, पहला है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। और एक और था, कौन सा था, ड्रैगन फ्लाई एंड, हाँ, दूसरा नाम क्या था भाई इसका, ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बर्ड। ओके, लेडी बर्ड। ठीक है, ये 2 हैं, एक तो है ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड, इसे हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, ये जो ड्रैगन फ्लाई है और दूसरा कौन सा है अपना, लेडी बर्ड। जो ड्रैगन फ्लाई है ये किसे खाता है, ये मॉस्क्यूटो के लार्वी को खा जाता है। किसे खाता है, मॉस्क्यूटो के लार्वी को। चलो, और ये किसे खाता है, ये भी मैंने बताए थे ना, एफिड्स जैसे, तो ये खाता है एफिड्स को। ठीक है, तो लेडी बर्ड वास्तव में इंसेक्ट है और ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, जब बरसात होती है ना तो वो हवाई जहाज से घूमते हैं, मैं तो भाई उन्हें हवाई जहाज कहती हूँ। जो इंसेक्ट होते हैं ना, यूं ऐसा लगता है आंख में घुसे चले आ जाएंगे, तो वो हवाई जहाज जो होते हैं ना, वो उन्हें हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो वो हवाई जहाज किसे खाते हैं, मीन्स ड्रैगन फ्लाई किसे खाते हैं, वो मॉस्किटो के लार्वी को खा जाते हैं। आपने देखा होगा जहां पर पानी भरा होता है ना बारिश का, उसके ऊपर वो ड्रैगन फ्लाई मंडराते रहते हैं। वास्तव में वो क्यों मंडराते हैं, क्योंकि उस पानी में मॉस्किटो के लार्वी है, उनको चुन चुन के खाएंगे वो।
और दूसरे हैं आपके कौन से, लेडी बर्ड, ये भी इंसेक्ट है, लेडी बर्ड आपकी इंसेक्ट होती है, ये भी कार्टून में आपको दिखाई दे जाएगी। समझ रहे हो, आप लोग कार्टून देखिएगा उसमें रेड से कलर की होती है, तो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट होता है, बड़ी सुंदर सी इंसेक्ट होती है, वो एफिड्स को खा लेगी। ठीक है, तो अगर आपकी क्रॉप में इनका हमला हुआ है, किसका, एफिड्स का हमला हुआ है, तो आप अपनी क्रॉप में इस लेडी बर्ड को डाल दीजिए। ये लेडी बर्ड इसे क्या कर जाएगी, किल कर देगी। कैसे, खा जाएगी। बात समझ गए, खा के इसे क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया। आ जाओ, ठीक है, ये पता कौन है, ये सुपारी किलर है। मीन्स ये लेडी बर्ड वगैरह सुपारी किलर है, हम इनको सुपारी देते हैं एफिड्स को खत्म करने की, कि भाई तुम खत्म करो इसे। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरे है आपका ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा फंगस। ठीक है, इनके नाम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान रखना। ट्राइकोडर्मा फंगस ये कहाँ पे मिलती है, सॉइल बोर्ड में। ठीक है, सॉइल में ही पैदा होती है, सॉइल में ही रहती है। तो अगर कोई भी, मान लीजिए ये आपका प्लांट है और ये प्लांट की रूट्स है, और यहाँ पर ये है ट्राइकोडर्मा फंगस, और यहाँ पर ये पूरी ब्लैक ब्लैक सी ट्राइकोडर्मा फंगस है। ये क्या करती है, प्लांट को बचाती है, किससे, रूट बॉर्न पैथोजन से। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा फंगस क्या करती है, प्लांट को बचाती है, किससे, रूट बॉर्न डिसीजेस होने से। ठीक है, रूट बॉर्न पैथोजन को इसके अंदर एंटर नहीं होने देती है, किसके अंदर, रूट के अंदर, जिससे प्लांट को रूट बॉर्न डिसीज नहीं होती। और कौन बचाता है, ट्राइकोडर्मा फंगस बचाती है। इट्स डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट में। वो था आपका थर्ड, एक तो था बैक्यूलो वायरसेस, और इसके अलावा एक था आपका बीटी कॉट, बीटी मींस बैसिलस thuringiensis। ठीक है, जो बैसिलस thuringiensis है, इसके क्या यूज करते हैं हम, स्पोर्स। ठीक है, इसके क्या यूज करते हैं, स्पोर्स यूज करते हैं। इनके स्पोर्स को वाटर में क्या कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास इसमें पानी है और इसमें हमने बेसिलस thuringiensis के क्या मिला लिए, स्पोर्स मिला दिए, और इसे हमने इस प्लांट के ऊपर, ये प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर हमने क्या किया, जो बेसिलस thuringiensis के स्पोर्स है इन्हें स्प्रे कर दिया। बात समझ रहे हो, तो बेसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स है उन्हें हमने ये मिक्स किया था, पानी में मिला लिया, और इन्हें इस पर हमने स्प्रे कर दिया, किस पर, प्लांट पर। अब इस प्लांट को कौन खाने आ रहा है, अब इस प्लांट को अगर कोई कैटरपिलर, ठीक है, ये क्या है, कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर खुशी खुशी इसे खाने आएगा, भाई मेरा खाना है, लेकिन इस पर बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स चिपके हुए हैं, तो जैसे ये खाएगा इसकी क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, बेचारा मर गया, तो इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि बेसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स है इसकी मिड गट में जाके परफोरेशन कॉज कर देते हैं। आप बायोटेक में पढ़ चुके थे कि बीटी क्या करता है, बीटी इसकी जो इंसेक्ट है इसकी मिड गट में जाके उसमें परफोरेशन छोटे छोटे से पीसेस कर देता है, उसमें छोटे छोटे से छेद कर देता है, जिसके कारण इंसेक्ट की हो जाती है मृत्यु, इंसेक्ट की हो जाती है डेथ। बात समझ गए, तो बैसिलस thuringiensis क्या करता है, इंसेक्ट की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्पोर्स को, बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स को वाटर में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और स्पेशली ये किसके लिए, जो कैटरपिलर्स हैं इनकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो इल्लियां सी होती है ना, क्या बोलते हो आप, गिरार बोलते हो या सुई बोलते हो, मैं तो इल्ली बोलती हूँ उसे। ठीक है, तो उस इल्ली को खा जाते हैं, सॉरी खा जाते हैं, मार डालते हैं। अब फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ है कौन सा, बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस समझ रहे हो ना, ये तो बहुत इजी चीज है, बस नाम याद रखने आपको। जो बैक्यूलो वायरस है ये वास्तव में किस पर इफेक्ट डालते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट पर, इंसेक्ट पर, और स्पेशली ऑर्थो, जो है आपके ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के में ही आपको पता है इंसेक्ट आते हैं, उन पर ये इफेक्ट डालते हैं। कौन, बैक्यूलो वायरस। और बैक्यूलो वायरस में भी एक स्पेसिफिक जीनस है, इसे याद रखना जरा, ठीक है। बैक्यूलो वायरस में एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या है, जीनस है, और उस जीनस का नाम है पॉली हाइड्रो वायरस। ठीक है, तो जो एक स्पेसिफिक जीनस है उस स्पेसिफिक जीनस का नाम है
पॉलीहाइड्रोवायरस। और पॉलीहाइड्रोवायरस से पहले एक और वर्ड आता है, कौन सा आपका, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो ये क्या है, जीनस है। अरे फैमिली लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, एक स्पेसिफिक जीनस है। और ये जीनस कौन सा है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस का, जो कि इफेक्ट डालता है किस पर, इंसेक्ट और ऑर्थोपोडा पर। और जब इंसेक्ट और ऑर्थोपोडा पर इफेक्ट डालता है तो इंसेक्ट को खत्म कर देता है। तो चौथा कौन सा, बैक्यूलोवायरस, ये किल करता है इंसेक्ट को। और इस बैक्यूलोवायरस में भी स्पेसिफिक जीनस है, वो है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। और ये केवल टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही मारता है, ध्यान रखिएगा। ये केवल किसे किल करता है, किल ओनली, ओनली किल टारगेट ऑर्गेनिज्म, टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टारगेट ऑर्गेनिज्म जिसको मारने के लिए डाला है केवल, ये उसी को क्या करेगा बेटा, किल करेगा। इसीलिए इसे हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। नैरो का मतलब है केवल एक स्पेसिफिक रेंज, केवल एक स्पेसिफिक रेंज है, उसको ही क्या करेगा, उसके ही मेंबर्स को किल करेगा। सभी को किल नहीं करता। अगर सभी को किल करता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। अगर पूरे इंसेक्ट, टारगेट नॉन टारगेट सबको मार रहा है तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। और जो केवल स्पेसिफिक, जिन्हें हम मारना चाहते हैं, केवल उन पर ही एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, केवल उनको ही किल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड में कौन से आपके वायरस आते हैं, वो है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस। और जो कि बैक्यूलोवायरसेस जो फैमिली है उसका एक स्पेसिफिक जीनस है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया भाई, लेडी बर्ड है, लेडी बग नहीं है, लेडी बर्ड है, ध्यान रखिए इसका। डन है। तो भाई ये आपका मैंने यहाँ पर टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम मिलेंगे परसों। जो लास्ट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। कल नहीं परसों मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।